नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाके बरसात में डूब गए हैं। अभी कुछ देर पहले जब हमने नजफगढ़ इलाके में देखा तो वहां बेसिन में लगभग 300 एकड़ से ज्यादा खेत जो है वो पानी से जलमग्न है। और पता ये चला कि उसके साथ ही हरियाणा बॉर्डर पर लगभग 6 गांव की जमीनें जलमग्न हैं। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ विभाग प्रमुख रहे एमसीटी परेवा जी मौजूद है। एमसीटी परेवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो नमस्कार नमस्कार अनिल जी। एमसीटी परेवा जी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर सेवानिवृत्त हुए हैं। और दूसरे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, टाउन प्लानर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए काम कर रहे हैं, REPL के प्रभाकर कुमार जी। प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। प्रभाकर जी, एमसीटी परेवा जी ने शायद 80 60 70 80 के दशक में एक नदी को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। दिल्ली में पहले 2 नदियां बहती, एक नदी तो आज भी बह रही है जिसको सभी जानते हैं। दूसरी नदी जो है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं वह नदी है साबी नदी, जिसे आज लोग नजफगढ़ नाले के नाम से जानते हैं। आज वही नजफगढ़ नाला दिल्ली, बाहरी दिल्ली में बहुत बड़े क्षेत्र को जलमग्न एक्चुअली ये जो नदियों का है तो ये एक्चुअली आज का विषय नहीं है, ये पौराणिक टाइम का विषय है, जहाँ पर पहले नदियां कुछ पेरेनियल होती थी, माने जो लगातार बहती रहती थी, भाई बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, नदी उनको पेरेनियल रिवर बोलते हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कालांतर में वही पेरेनियल नदियां एक सीजनल नदियां हो गई कि भाई जब ऊपर का पानी आएगा, बरसात होगी तभी वो नदियां बहेगी। इसी तरह से जो अभी आपने जिक्र किया, मैं सीधे आता हूँ साबी नदी पे। साबी नदी पहले कोई पौराणिक जमाने में पेरेनियल नदी होती थी, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये करते करते सीजनल बन गई। सीजनल का मतलब है कि जब बरसात आएगी तो पानी इसमें आएगा, और अगर बरसात नहीं है तो पानी नहीं आएगा। अब मैं बताऊं कि ये नदी का जो उद्गम स्थल है वो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में नीम का थाना। ये नीम का थाना से चालू होती है और जयपुर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में अलवर डिस्ट्रिक्ट, फिर अपने रेवाड़ी, ये अपना गुड़गांव होते हुए एक नजफगढ़ के पास में धांसा एक जगह है, वहां पर आके ये करीब करीब खत्म हो जाती है जी। और वो तो उसके आगे फिर हमारा एक नजफगढ़ ड्रेन जिसको बोलते हैं, वो खुदाई करके उसके पानी को इधर से करके और यमुना के जो वजीराबाद बैराज है वहां पर जाके इसको मिला दिया जाता था। ठीक है, अब ये जो नदी है करीब 300 किलोमीटर लंबी है, छोटी मोटी नदी नहीं है। इसके बाद में इसका एरिया जो है करीब 6600 वर्ग किलोमीटर में है। कई इतने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कई इसमें ये चीजें आती है। इसके अलावा इसमें करीब करीब 600 छोटी मोटी नदियां, नाले भी आके मिलते हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति होती होगी जब बरसात होती है। जब इस नदी में जब बरसात होती है, पीछे से पानी आता है, तो पहली 1-2 बरसात में तो कोई असर नहीं होता था, क्योंकि सारा का सारा पानी मिट्टी में मिल जाया करता था। ठीक है, अब क्योंकि और इसके बाद में जब बरसात होती थी तो फिर वो पानी फ्लो होके अपना इधर नजफगढ़ और गुड़गांव नजफगढ़ होते हुए अपना नजफगढ़ ड्रेन से होते हुए यमुना नदी में चला जाया करता था। अब आप देखिए खास करके 1977 में एवरेज जो बरसात होती है दिल्ली, राजस्थान, इसके आसपास में वो 600 mm होती है। 600 mm बरसात एवरेज रफली होती है। 1977 में 1977 में 1200 mm बरसात हुई थी, माने जस्ट डबल। अब डबल हुई थी तो इसका आप भयावह रूप देख सकते हैं, कितनी तबाही मची थी। दिल्ली इसका गवाह है
कि वहां पर मॉडल टाउन में यहाँ कितने कितने दिनों तक लोग जो है ना पेड़ों पे टके हुए थे, कई मवेशियों का नुकसान हुआ, जान मान हाल सारा ही हुआ, सब कुछ हुआ। अब जब ये, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो एरिया है करीब 200 किलोमीटर का, वो है राजस्थान में, 100 किलोमीटर है अपने हरियाणा में, तो इनका एक कोऑर्डिनेशन होकर के कोई पहल चली जिसके अंदर कि भाई इसका कुछ सर्वे करके और इसको थोड़ा प्रॉपर ढंग से किया जाए। मैं थोड़ा सा ये भी कहीं ये कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, जब आपने बोला कि साहबी पे बोलना है, तो मुझे उसमें आर्टिकल में मिला कि अकबर ने भी बहुत कोशिश की थी इस नदी को रोकने के लिए। क्या बात है जी। अकबर ने भी बहुत कोशिश की थी इसको रोकने के लिए, किंतु वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। जी ठीक है, तो अब हम आते हैं आज के जमाने में, जब 77 में इतना तूफान मचा तो इसका फिर सर्वे किया, और मैं उस टीम का एक पार्ट था जी 78 में। जब मैंने MNIT जयपुर से 78 में पास आउट हुआ तो मुझे वहां जी लगाया गया। हमने जी वहां गांव में ही रहते थे, गांव में सारा जो कुछ भी था वहां रह के इसका पूरा सर्वे किया, एक एक इंच का सर्वे किया, पूरा पूरा सर्वे करके फिर सरकार को दिया कि इसमें ये चीजें हो सकती है। अब सरकार ने उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे अर्दन डैम्स बोलते हैं हम लोग, वो बनाए, उसमें पाके भी बनाए, किंतु पहले सबसे पहले छोटे छोटे अर्दन डैम, माने मिट्टी के कच्चे डैम के जहां जी पर पानी रुक सकता है। इसमें क्या जी होता है, तो पानी रुक गया, वो बाद में सिंचाई में काम आता है, और दूसरा है कि फ्लडिंग भी नहीं हुआ। आप ताजुब करेंगे कि उसके बाद में दिल्ली में कभी इस नदी की वजह से कोई फ्लड नहीं आया, कभी जी नहीं आया। हरियाणा गवर्नमेंट ने मैसानी बैराज बनाया, जी किंतु वो मैसानी बैराज भी अब क्या है कि झील में परिवर्तित हो गया है। अब आते जी हैं वो जब नदी इसके पास से निकलती है गुड़गांव के पास में, तो आप ताजुब करेंगे कि ये जो जी पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज की वजह से सारा उसमें जा रहा है, नदी वहां जी खत्म हो गई है, सारा जी कंस्ट्रक्शन एनक्रोचमेंट स्टार्ट हो गया है वहां पर, तो नदी क्या करेगी बेचारी जो है ना। जब सारी की सारी चीजें आप एनक्रोचमेंट करते हो नेचर के ऊपर, और वो भी अनचाहे ढंग से, तो जी यही हाल होगा। उसके बाद में नदी धांसा के पास में आगे नजफगढ़ पे भी एक झील बनती है, उस नजफगढ़ जी पे झील पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, किंतु नजफगढ़ वाली जो झील है, जो झील बनी है, उसमें भी गुड़गांव से पोल्यूटेड ड्रेन आता है, और वो उसमें आके वो दिल्ली वालों को परेशानी होती है। तो ये है मतलब कहने का, क्योंकि इसमें ये जो नदियां हैं ये बहुत ही पेरेनियल है, इनको इनके हिसाब से चलने दें, इनको बांधें तो तरीके से बांधें, ताकि इनका अपना जो फ्लो होता है वो प्रॉपर रुके, जो बाद में काम भी आए। इसके बाद हम में हम इस चर्चा में प्रभाकर को भी जोड़ते हैं। प्रभाकर, टाउन प्लानिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो दिल्ली जो है बहुत इल प्लान है, लेकिन गुड़गांव तो बड़ा व्यवस्थित प्लान है। लेकिन फिर दिल्ली के साथ गुड़गांव में इस तरह से जल भराव, पूरे अंडरपास भर गए और बहुत बड़ा इलाका जो है वो पूरा जलमग्न दिख रहा है। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली अनप्लान्ड है और गुड़गांव प्लान्ड है, प्लानिंग को समझना पड़ेगा। एक एक प्लान है, ये का इल प्लान है। हाँ, इल जैसे प्लान्ड है। हाँ कॉलोनियां हैं हाँ। तो वो देखिए बेहतर। देखिए प्लानिंग को थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव से आपको समझना पड़ेगा कि प्लानिंग जो है हम किस चीज के लिए और क्या एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं। दिल्ली जो है, दिल्ली भी कुछ एरिया प्लान्ड है, कुछ एरिया अनप्लान्ड है। जितने भी अनऑथराइज जगह हैं वो अनप्लान्ड है। और आप जैसा हमारे साथी कह रहे थे कि देखिए, हाँ, जो कोई भी चीज नेचर जो है ना, नेचुरल फ्लो को अगर आप कहीं भी ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे या उसमें आप उसके रन ऑफ को अगर बढ़ाएंगे या उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। कहीं भी बारिश होनी है, बारिश जो है अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, क्योंकि वह हमेशा ग्रेविटी फ्लो के अकॉर्डिंग चलता है। अब उसमें क्या है, मान लीजिए कि चारों तरफ अगर कंक्रीट हो जाए, पूरा सरफेस जो है ना, सरफेस एकदम कंक्रीट हो जाए, तो पानी का रिसाव जमीन के अंदर नहीं जाएगा। और हर एक चीज का एक इंपॉर्टेंस होता है कि अगर बारिश हो रही है, हम कहते हैं कि 60 mm बारिश हो, 600 mm बारिश हो रही है, 1200 mm बारिश हो रही है, जो भी, वह सर्टेन टाइम पीरियड में परकुलेट करता है। उसका अपना एक रेट है कि इतने टाइम पीरियड अगर वो सरफेस पे रहता है तो परकुलेट करेगा इस टाइप के सरफेस पे।
हमने क्या किया है कि सारे जगह जहां भी आप वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम देखें अर्बन एरिया में, 2 ही 3 जगह ऐसा है जहां मेजर क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जहां सरफेस रन ऑफ ज्यादा है, यानी जहां बहाव जो है बहुत तेजी से, अगर पानी को 1 मिनट में कुछ दूरी तक जाना चाहिए, अगर 1 किलोमीटर तक जाना चाहिए वो 10 किलोमीटर तक चला जा रहा है, अगर इसका मतलब कि हमने उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, और जो उसका नेचुरल फ्लो है, जो स्वाभाविक रूप से उसको जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था उस डायरेक्शन में हमने कहीं घर बना दिए, कहीं बिल्डिंग बना दिए, और ड्रेनेज जो है हमने डिजाइन तो किया, लेकिन उस किसी चीज को अगर आप उसके रास्ते को चेंज करते हैं तो आपको वहां बहुत सजग रहने की जरूरत है। जैसे नदी ही है, और नदी पे जब बैंक बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, तो जहां नदी को उसके धारा से थोड़ा सा डेविएट करने के लिए अगर मोड़ा जाता है तो वहां बहुत एक्सपर्ट इंजीनियरिंग और कंक्रीट की जरूरत होती है, वह बहुत डिजाइन से बनाया जाता है। उसी तरह क्या हो रहा है, अब चारों तरफ तो आपने जो है कंक्रीट बिछा दिया, सारी बिल्डिंगें, कहीं भी आपने ग्रीन छोड़ा नहीं, पूरा कंक्रीट बना दिया, और जो ड्रेनेज है उसको उस डिजाइन से नहीं आपने ये किया कि अगर सॉलिड वेस्ट, आपका सबसे बड़ा मेजर जो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है वह जो ड्रेनेज पे इंक्रोचमेंट और सॉलिड वेस्ट, जो कूड़ा कचरा, ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन ये सब जो है, वह क्या करता है कि आपके होल मैंने ड्रेनेज के होल में जहां ओपनिंग है वहां फंस जाता है और वह लॉगिंग शुरू कर देता है। मैक्सिमम जगह कहां प्रॉब्लम आया है, आप जितने भी फोटो देखें न्यूज में, जो अंडरपास है, जहां सबवे है, अंडरपास है, चाहे थोड़ा सा लो लाइंग एरिया है, या अगर फ्लाईओवर है तो फ्लाईओवर के दोनों साइड में आप इतना पानी जम जाता है। क्यों? क्योंकि वह वहां जो डिजाइन आपने किया है वह कहीं ना कहीं लेवल डिफरेंस है, वह नेचुरल फ्लो को आपने नहीं रहने दिया, और जो सॉलिड वेस्ट है, जो भी कूड़ा कचरा जो है, वह उसके फ्लो वाले में, क्योंकि आपने डिजाइन जो है नॉर्मल फ्लो के लिए किया था कि अगर सर्टेन टाइम पीरियड में इतना क्यूसेक वाटर आता है, चाहे इतना एमएम वाटर आता है, तो वो फ्लो कर जाएगा, लेकिन आपने वो चीज नहीं ध्यान में दिया कि ठीक है, आपकी बात तकनीकी तौर पर बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमारा सवाल ये है, जनता का सवाल ये है कि जनता जो है वो सरकार बनाती है, जनता के सेवक हैं ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह जी, और चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई एवं बाढ़ विभाग हो, परिवार साहब आप तो लोक निर्माण विभाग में रहे हैं, जनता आपको समस्याओं के लिए टैक्स नहीं दे रही है, जनता तो उसके निदान के लिए टैक्स देती है ताकि बेहतर सुविधाएं मिले, चाहे नगर निगम हो और चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो। फिर कहां चूक बैठती है ये? नहीं, यहाँ मैं एक हाँ जी 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 प्रभाकर, हम परिवार साहब का पहले एक कमेंट ले लेते हैं, फिर आपकी बात आता हूँ इसी बात पे। नहीं नहीं, देखिए अनिल जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सरकार में जो भी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, सरकारी अफसर हैं, ये देखिए इसमें पहले सबसे तो ये है कि लोगों को अवेयर होने की बहुत सख्त जरूरत है। लोगों को, माने जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे अपने गली मोहल्ले वाले हैं, कॉलोनी वाले हैं, उनको अवेयर होने की जरूरत है। उसके बाद में जब एक्चुअली मैं जब इसमें दिल्ली सरकार में था तो हमने 8 और 9 पॉइंट्स बनाए थे। वो इसलिए बनाए थे कि जहां जहां भी जैसे हमारी वाटर बॉडीज है, तालाब हैं, वो सब सूख गए हैं या खत्म हो गए हैं, तो उनके लिए हमने उस वक्त के एलजी साहब तेजेंद्र खन्ना साहब होते थे, उनकी अगुवाई में ये एक प्रोग्राम बनाया था, जिसमें उस वक्त करीब 620 वाटर बॉडीज थी दिल्ली की। तो उसके प्रोग्राम को हमने ये करने के लिए पूरा एक 9 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था। उस 9 पॉइंट प्रोग्राम में उसका नक्शा लेना है, उसकी यह है, उसकी स्थिति क्या है, पानी कहाँ से आ रहा है, गंदा नाला कहाँ से आ रहा है। और आप ताजुब करेंगे क्योंकि उसमें काफी कुछ, मेरे रहते हुए करीब 400-500 तालाब अच्छे से बना दिए थे। उसमें जैसे गांव मवेशियां भी आती है तो उनको रोकने के लिए है। अच्छा, आप बिलीव करेंगे कि नजफगढ़ साइड में, धांसा साइड में, जहाँ वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा था, वहां पर हमने इन्वर्टेड ट्यूबवेल बनाए। ये शायद आपने सुना हो ये शब्द, इन्वर्टेड ट्यूबवेल। माने ट्यूबवेल तो होता है जो जमीन से पानी खींचता है, हमने इन्वर्टेड ट्यूबवेल लगाए थे। जब उस वाटर बॉडी से पानी एक लेवल से ऊपर जाएगा तो वो अपने आप ही जमीन में चला जाएगा।
ओह अच्छा। तो ऐसे भी हमने खूब सारे बनाए थे। इसके लिए वो कंटिन्यू है प्रोसेस, जो है ना, दिल्ली में तो कंटिन्यू है प्रोसेस, वो चलता रहता है, चल रहा है आराम से। तो उससे क्या है, तो वाटर बॉडी इस होने से वाटर टेबल भी बढ़ा है नजफगढ़ ड्रेन का, मतलब उस एरिया का। उसके बाद में दूसरा, जैसे यमुना नदी है, तो यमुना नदी का जो ओवरफ्लो होता है उसको भी डाइवर्ट करते हैं, पलसवा लेक में डाइवर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा पानी आ जाता है। तो इसी तरह से आप ताजुब करेंगे कि ये जो मसानी बैराज जो है, 1 मिनट सर, जो मसानी बैराज है जमुना का, एक्स्ट्रा पानी वहां भी डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, हरियाणा और राजस्थान सरकार मिल करके। वेस्टर्न यमुना कैनाल करके है जगह, वहां से करके, ताकि पानी वहां पे जाए। जहां तक बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए भी तो पब्लिक अवेयरनेस और एजेंसियों को आपस में तालमेल, ये बैठ के होगा, डेफिनेटली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और अगर ये इसमें तालमेल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। और फिर इसके अलावा पॉलिटिकल विल की बहुत सख्त जरूरत है, पॉलिटिकल विल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी स्कीमें मिनिस्टर साहब के पास जाती है, सरकार के पास जाती है, तो सरकार की विल है तो तुरंत स्कीमें पास हो जाती है। मतलब अब ज्यादा क्या बोलूं मैं इससे। नहीं, बिल्कुल मुझे याद है आपने दिल्ली का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। एक 1976 में बना हुआ ड्रेनेज मास्टर प्लान दिल्ली में चल रहा है, जो कि 1981 में नोटिफाई हुआ था। अब सोचिए 76 में जो बच्चा पैदा हुआ मेरे जैसा, वो लगभग इस उम्र में आ गया है, और ड्रेनेज मास्टर प्लान जो है वो अभी वही का वही है। आप प्रभाकर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इसमें यही कहना चाह रहा था, मैं इस बात से सहमत हूं कि देखिए, सरकार की तो जिम्मेदारी होती है, लेकिन पब्लिक की भी उतनी जिम्मेदारी, भागीदारी बहुत जरूरी होती है किसी भी स्कीम को सक्सेस बनाने में। और जो पॉलिटिकल विल पावर है वह डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कोई चीज अगर इनक्रोज्ड है, ड्रेनेज अगर इनक्रोज्ड है, तो आपका वो विल पावर होना चाहिए कि वह हम हटाएं। और उसी तरह जागरूकता अभियान जरूर फैलाएं। लोगों में जागरूकता की कमी है कि आप रास्ते चलते देखेंगे, पहले से बहुत लोग जागरूक हुए हैं, नो डाउट, लेकिन अभी भी जागरूकता की जरूरत है, और उसके लिए उतना फैसिलिटी भी देने की। अगर आप चाहें कि ठीक है, मैं बहुत जागरूक इंसान हूं, लेकिन अगर मेरे हाथ में पॉलिथीन है, कचरा है, मैंने मैगडी से कोई चीज खाया और रैपर अगर है, तो मेरे पास वो फैसिलिटी होना चाहिए कि मैं रास्ते में कहीं भी कचरे का डब्बा दिखे और वहां डाल दूं। तो एक तो जागरूकता के साथ जो है फैसिलिटी, ये दोनों का सामंजस्यता बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है, जो इंटर डिपार्टमेंटल, अब मान लीजिए कि आप ड्रेन बनाए, केबल वाला दूसरा, आपने ड्रेन प्रॉपर बना दिया, लेकिन जो केबल डालने वाले आए उसने उस रोड को खोदा और केबल बिछा दिया, लेकिन उसने लेवल डिफरेंस कर दिया, उसने देखा नहीं कि ड्रेनेज का जो है लेवल क्या है, और वो डिफरेंस क्रिएट हो गया। कल हो के रोड वाले उसको कंस्ट्रक्ट करने आए और उसमें दूसरा कुछ लेवल हो गया। तो प्लानिंग तो सही था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की तालमेल नहीं है और एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग नहीं है। अगर नॉलेज शेयरिंग हो तो वह तारतम्यता बन जाती है। परिवा साहब और प्रभाकर, हमारे साथ एक कॉलर हैं जो कि रावता गांव से हैं। उनके वहां गांव में नजफगढ़ ड्रेन जो है, परिवा साहब, वहां नजफगढ़ ड्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें कोई बांध नहीं है, और रावता गांव पूरा हुआ है। और अभी उन्होंने हमें बताया है कि करीबन 300 एकड़ जमीन जो है गांव की खेती, किसानों का जो खेत है वो जलमग्न हो गया है। हमारे साथ रावता गांव से जुड़ चुके हैं अनिल शौकीन जी। अनिल शौकीन रावता गांव के निवासी किसान हैं। अनिल जी, अभी वहां क्या हालात हैं? अभी वहां पे 3000 एकड़ के करीब जमीन सारी डूबी हुई है, गांव के अंदर पानी घुसने वाला। क्या ये जो जमीन है इस पर खेती की हुई थी आप लोगों ने? हाँ, कुछ जमीन 150 एकड़ ऐसी थी जिस पे खेती नहीं होती, पिछले 15 साल से डूबी हुई है। बाकी जमीन पे सारी पे धान लगे हुए थे, जवार धान। क्या वो जो 150 एकड़ जमीन है वो बेसिन की जमीन है या गांव की जमीन है? नहीं, गांव की जमीन नहीं, किसानों की जमीन है। नजफगढ़ ड्रेन का पानी, एक साइड की पटरी ना होने की वजह से वहाँ खेतों का पानी, इसमें ड्रेन का पानी खेतों में भर जाता है। तो ये आप लोगों ने सरकार के लेवल पर ये बात अपनी कभी पहुंचाई नहीं? बिल्कुल पहुंचाई है जी। फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कौन सी सरकार को पहुंचाई आपने? सरकार, दिल्ली सरकार, सीएम केजरीवाल साहब, पीएम साहब, कमिश्नर साहब, उपराज्यपाल जी, सांसद जी, विधायक जी, एसडीएम साहब, एमएलए साहब, सबके पास पहुंचा रखी है, लिखित में दे रखी है। आपका गांव जो है वो नजफगढ़ विधानसभा में है?
हाँ हाँ, मटियाला विधानसभा में, मटियाला विधानसभा में। हाँ, ये रावता भी मटियाला में पड़ेगा, गुलाब यादव एमएलए है इसके। गांव की कितनी आबादी है अनिल जी? गांव की आबादी होगी 4000। और अभी आने जाने का रास्ता जो है वो सही है या पूरा पानी से भरा हुआ है? आने जाने का रास्ता सही है, अगर तो रात को या दिन में बारिश होगी तो गांव के अंदर पानी घुस जाएगा, गांव खाली करना पड़ेगा। अभी जेसीबी मशीन लगा के वो किया है, क्या नाम आपका, तो बांध बनाया है टेम्परेरी। बांध बनाया टेम्परेरी, भाई गाँव बच जाए किसी तरह। जी, कभी ऐसा हुआ है कि गांव पहले कभी डूबा हो? हाँ, 77 में डूब गया था, 64 में डूब गया था पूरा, भारी दिल्ली सड़क सारा ये इसमें है ना। अच्छा, जब वो नदी बहती थी, दूसरी जो नदी बहती, हाँ वही तो नदी है, ये सादी नदी है। अब तो नदी को नाला बना दिया, गंदा नाला, सादी नदी। जी 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 जी, इसी में पानी आता था। अब दूसरा है ना, हरियाणा के गाँव अच्छे जी, तो उसमें करीब करीब डूब रही होगी 10,000 एकड़ के आसपास जमीन। हाँ, ये हमारा तो दिल्ली का गांव हो गया, बाकी इसके साथ लगती हरियाणा है जमीन, वो कम से कम 10,000 एकड़ जमीन डूबी हुई है, 6-6 फुट 7-7 फुट 8-8 फुट पानी है वहाँ पे। जी, और इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है? नहीं, हल तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ड्रेन साफ के लिए बोल रहा था, बोला ड्रेन साफ नहीं होगी, उसके लिए बोल रहा था बांध, बोला बांध भी नहीं बंधेगा। क्यों, क्या समाधान होगा? वैसे वो कह रहे हैं एनजीटी के ऑर्डर है, इससे बांध नहीं बंधेगा। दो सरकार का मामला बता देते, दिल्ली सरकार बोल देती है हरियाणा का लफड़ा है, हरियाणा बोल देती है दिल्ली के तरफ से दिक्कत है। हमारे साथ वो अभी वरिष्ठ इंजीनियर हैं एमसीटी परेवा, जिन्होंने सावी नदी पे बहुत काम किया है, उन्होंने इसको व्यवस्थित करने पे भी काम किया है, वो भी जुड़े हुए हैं। और हम आप अगर उनसे कोई बात कहना चाहें तो जरूर बताएं आप हमें। भाई साहब, इसका समस्या का समाधान करवा दो, कैसे भी करवा दो। किसान तो बेचारे घर की जमीन होते होते खाने के लिए गेहूं चारा पशुओं के लिए मोल लेके आने लग रहे हैं, क्या करें। 10 साल 15 साल हो गए डूबी हुई है, ना कोई नुकसान मिलता, ना कोई समस्या का समाधान होता। ये ड्रेन भरी हुई है गंदे से, मलबे से, कचरे से, इसकी सफाई हो नहीं रही। सफाई नहीं होगी तो भाई ऐसे ही भरते रहेगी, जमीन बढ़ता जाएगा हर साल दायरा। जी, अभी 150 एकड़ है, आगे वो 200 हो जाएगी, फिर 250 हो जाएगी, फिर 300 हो जाएगी। जी, अनिल शौकीन जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका कोई हल निकलेगा। आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।